नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस हमारे पुराने एक टॉक शो से है। आपको याद होगा 24 दिसंबर को एक टॉक शो हमने किया और उस टॉक शो में हमारे प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति थे और उन्होंने इस टॉपिक पर चर्चा की थी कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है, सरकार में जो बदलाव हुआ है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सीएम बनने का जो अवसर मिला है उससे हमारे प्रदेश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से उद्योगों का नवीनीकरण हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किस तरीके से आ पाएगा। इसी सब के बीच में एक जो हमारे पैनलिस्ट उस समय मौजूद थे उनमें से एक बात निकल के आई थी कि उद्योग लगाने की प्रोसेस को सरल किया जाए। साथ ही एक बात और निकल के आई थी कि कन्फेक्शनरी जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के उद्योग विकसित किए जाएं, उनके हब विकसित किए जाएं या क्लस्टर विकसित किए जाएं। उन्हीं में से एक क्लस्टर 17 दिनों में सीएम कमलनाथ ने स्वीकार किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 17 दिनों में। किस तरह से ये हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपका परिचय उन पैनलिस्ट से करा देता हूं जो इस टॉक शो में भाग ले रहे हैं और ये जो एक तरह से जादू हुआ इंडस्ट्री के क्षेत्र में उसके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनमें प्रमुख हैं ICMA यानी इंदौर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार। साथ ही दीपक दरयानी जी हैं जो इंदौर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही उनके पास में जो बैठे हुए हैं श्री नंदू भैया कन्फेक्शनरी का एक जाना माना नाम है, साथ ही इस एसोसिएशन के सह सचिव भी हैं। नमस्कार। दीपक भाई, सबसे पहले मैं आपसे इस बात के बारे में जानूंगा कि ये जो 17 दिन में एक क्लस्टर आपके मतलब इंदौर के लिए एक स्वीकृत हुआ है, बल्कि MP के लिए कहेंगे हम, तो वो क्या प्रोसेस थी? आपने शायद एक बार हमारे टॉक शो में ये बात रखी थी कि क्लस्टर होना चाहिए कन्फेक्शनरी या दूसरे पर अलग अलग गुड्स का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जिनमें भी हो सकती, संभव हो सकती, तो क्या था वो और किस तरीके से ये 17 दिन का मामला आया? सर ऐसा है, हम जो कन्फेक्शनरी एसोसिएशन ICMA है पिछले कुछ विगत सालों से एक क्लस्टर की डिमांड कर रहे थे, अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे थे, क्योंकि आज 10 से 14 हज़ार वर्कर कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है और सरकारी लाभ मिल रहे थे मगर जिस स्तर पे मिलना चाहिए उस स्तर पे नहीं मिल रहे थे। और हमने एक प्रयास किया कन्फेक्शनरी क्लस्टर को बनाने का, जो लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी। वो डिमांड हमारी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैजिकल है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी रुचि ली और 17 दिन के अंदर क्लस्टर सैंक्शन किया। क्लस्टर की भूमि ऑलरेडी सैंक्शन और उसकी भूमि पूजन की बातें चल रही है। मतलब ये मैजिकल 70 डेज 17 दिन निकले हैं जी। ये मुख्य तौर पे हम बात करेंगे। उस दिन में हमने टॉक शो में जब ये बात की थी और आपका ये सुझाव था कि कन्फेक्शनरी और इस जैसे उद्योगों के लिए क्लस्टर डेवलप होना चाहिए। मैं दिनेश जी से ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्लस्टर होने से क्या फ़ायदा, आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट या जो नए इंडस्ट्रीज इसमें आना चाहते हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? इस क्लस्टर के आने से जो हमारे छोटे छोटे फैक्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटी जगह पे काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं किंतु जगह के अभाव में नहीं बढ़ पाते, उनको क्लस्टर में जगह मिलेगी। आज वो कहीं पे किराए से काम कर रहे हैं तो किराए का भी उनके ऊपर बोझ पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कम से कम यह है कि इस प्रयास से ये होगा कि वो जो छोटे फैक्ट्री वाले हैं वो अपनी जगह लेकर के अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और जो उनके मन में है आगे अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट के सब ऑफिसर्स का, CM साहब का, सबका इसमें सहयोग मिल रहा है। क्लस्टर का एक सबसे बड़ा आसान हो जाएगा फैक्ट्री लगाना, बिजनेस करना, फैक्ट्री वहाँ पे जो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलेंगी उससे काफ़ी कुछ सुविधाएं जो मिल जाएंगी वो फैक्ट्री चलाना काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। नंदू भैया, मैं आपसे भी एक बात जानना चाह रहा था कि इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारे अब MP की बात करें या इंदौर की बात करें तो कितने कन्फेक्शनरी के इंडस्ट्रीज़ हैं और कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके हिसाब से इंदौर में, अगर ये फैसिलिटी मिलती है तो? इंदौर में लगभग 140 से 150 कन्फेक्शनरी वाले हैं। जी जी। अगर इस टाइप के काम होते हैं तो लगभग 100 फैक्ट्रियाँ और बढ़ सकती 100 फैक्ट्रीज और बढ़ सकती हैं।
माने ये कम से कम इसमें मोर देन 60% डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है नंदू भैया? ये क्या अगर इस चीज़ से इंदौर के लिए और बाकी के प्रदेश के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है? सर, इससे एक तो जो छोटे उद्योग वाले हैं जो किराए पे हैं, उनको एक सिस्टमेटिक जगह मिल जाएगी, सिस्टमेटिक काम करने का तरीका मिल जाएगा जी। इसके अलावा सबकी क्वालिटियाँ भी सुधर जाएगी जी जी। वजह कि क्लस्टर का काम फैसिलिटेड होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जी, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होंगे जी। और रोजगार के स्तर पे आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन आएगा? काफ़ी परिवर्तन आएगा जी। किस तरीके से? अभी एक ही एरिया में मान लीजिए कि 100-150 यूनिट हैं और अलग अलग एरिया में 100-150 यूनिट है। हाँ हाँ हाँ। तो कोई लेबर कहाँ से कैसे आती है? अब जब सबको मालूम है कि क्लस्टर है तो यहाँ काम हमें मिलना ही है। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं को ज़रूरत तो है ही है जी। वर्कर के बिना तो कोई काम होता नहीं। बिल्कुल सही है। सबसे बेस्ट है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यवस्थित रोजगार। नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं आसपास में, उससे भी रोजगार के चांसेस इनडायरेक्टली मिलते हैं, बल्कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ होने से ज़्यादा रोजगार के चांस बने। दीपक भाई, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरह से आपने प्लानिंग की कि इस तरीके का एक आप लोगों ने एक सोच आइडिया वहाँ पे दिया कमलनाथ जी को, ये रुचि हमारे दर्शकों की ज़रूर होगी कि जो मैजिकल 70s जो डेज़ का एक बड़ा एक तरह से बड़ा मतलब प्रोडक्ट निकल के आया, इतनी बड़ी चीज़ निकल के आई, तो ये हुआ क्या था, किस तारतम्य में, किस तरीके से बात शुरू हुई और कहाँ क्लोजिंग हो पाई इसकी? मैं आपको डिटेल में बात बताना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो इस चैनल की जो शुरुआत हुई, कैसे क्लस्टर की बात चली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक राउंड टेबल मीटिंग करी 19 फरवरी को जी। ये मीटिंग बेसिकली उस दिन इस क्लस्टर की नींव रखी गई। जी जी। कारण ये था कि मीट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन उद्योगपतियों को बुलाया था जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छे वर्कर लॉबी के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे स्तर पे हैं। उन 45 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया सीएम साहब ने और उनसे आइडिया लिए कि किस तरीके से और उद्योग बढ़ाऊं और मैं किस तरीके की पॉलिसी तय करूं जिससे आप लोगों को सुविधा और रोजगार बढ़े। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उस सोच को नमन करता हूं। उन्होंने एक बात कही, 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ला करके कोई आदमी सिर्फ 200 लोगों को काम देता है और कोई आदमी सिर्फ 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लाके 500 लोगों को काम देता है, तो पहले मैं उस आदमी के लिए काम करूंगा जो 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 500 वर्कर को काम देगा। तो मैं उनकी इस सोच को नमन करता हूं। और जो 19 तारीख की राउंड टेबल की मीटिंग थी, उस मीटिंग में साहब को हमने सुझाव दिए और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अधिकारी थे, आदरणीय पीएस साहब और जो एकेबीएन के अधिकारी वहाँ पे मीटिंग में मोहंती जी, आदरणीय सुलेमान जी, आदरणीय कुमार पुरुषोत्तम जी, सारे लोग मौजूद थे। जब सीएम साहब ने आइडिया को सुना और ये बात सुनी कि 10,000 लोगों को मैजिकली काम मिल सकता है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को साथ में लेते हुए एक निर्णय दिया कि इसमें तुरंत काम किया जाए। और मुझे ये आश्वासन दिलाया गया राउंड टेबल मीटिंग में कि आप यहाँ से क्लस्टर लेके जा रहे हो। और मैं अति उत्साह से मैंने जब बाहर आकर के लोगों को बताया तो कई लोगों ने सोचा कि यार ये सब फालतू बातें होती रहती हैं और गवर्नमेंट बोलती रहती। मगर जो फिर 28 तारीख को एक अवार्ड फंक्शन में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनकी मेमोरी की भी मैं दाद देता हूँ। वो एक एज ए सीएम, एज ए एक सक्सेस उद्योगपति, उन्होंने मुझसे उसका रिव्यू मांगा कि क्या हुआ अपने क्लस्टर का। इस वर्ड को सुन के मैं बड़ा उत्साहित हुआ, अपने क्लस्टर का। तो मैंने उनको पूरी अपडेट दी कि एकेबीएन हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, कुमार पुरुषोत्तम साहब ने हमें लैंड मार्क करा दी है, हमने लैंड देख ली है। उन्होंने कहा हमें देखना नहीं, हमें काम करना है, आप इसमें तेजी लाओ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट B2B मुझसे कर सकते हो, समय ले सकते हो। उसके सेकंड डे पे कुमार साहब का फोन आया और एक मैजिकल सिचुएशन चेंज हुई। हमने जगह मार्क करी और अभी मेरे जानकारी में ये आया है आज कि 8 तारीख को दोपहर में साहब ने क्लस्टर घोषित कर दिया है। उसकी औपचारिकताएं जितनी भी पूरी कर दी गई है और भगवान ने चाहा तो कमिंग डेज में उस क्लस्टर की पूजा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे, ऐसी उम्मीद हम एसोसिएशन की तरफ से करते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में इतने गंभीरता से बात लेकर के क्लस्टर बनने की बात कहाँ हो रही है नंदू भाई, कुछ बताएंगे? सर, राहु रोड पहले किसी और नाम से वो क्लस्टर था। जी जी। वो मुख्यमंत्री जी ने अलाट कन्फेक्शनरी एसोसिएशन ICM को किया है।
जी जी जी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मतलब वो सारी प्रोसेस जो उन्होंने उस दिन मीटिंग में शायद बोली थी कि हम अगर कोई क्लस्टर के लिए या किसी इस तरह के उद्योग के लिए भूमि घोषित है और उस पर काम नहीं हो रहा, तो हम उनको कन्वर्ट करके और इजी कर देंगे, इजी कर देंगे, काफ़ी इजी किया भी है उन्होंने। जी जी। दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर कन्फेक्शनरी का अगर आप भविष्य देखें इंदौर में, क्योंकि ऑलरेडी इंदौर एक बड़ा इसका हब है ऑलरेडी, और दूसरी चीज़ ये है कि अब जब ये क्लस्टर बनने की बात आ रही है और गवर्नमेंट ने उसे स्वीकृति दे दी, तो आप लोग अपनी क्या जिम्मेवारी मानते हो, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को आप लोग यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे, या आप अपने स्तर पे गवर्नमेंट को किस तरह से सहयोग करेंगे? ना, हम लोग पूरे एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, सब लोग मिलकर के गवर्नमेंट लॉबी के संग मिलकर के इस क्लस्टर को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सफल करके ही रहेंगे। और इसमें जो भी नए लोग जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़ेंगे, जिससे रोजगार की और ज़्यादा आगे रोजगार बढ़ेगा, जिससे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भाई रोजगार बढ़ना चाहिए किसी भी उद्योग को लगाने से, वो हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी दीपक जी, इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। बात सिर्फ कन्फेक्शनरी पे आगे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और ये शायद मुख्यमंत्री का भी सोच है कि हम क्लस्टर ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के क्लस्टर लेके आएँ, ताकि स्पेसिफाई जगहों पर वहाँ डेवलपमेंट हो सके इंडस्ट्री का। तो आप क्या सुझाव देंगे इस तरीके के मुख्यमंत्री को कि और कौन सी गुंजाइश है, किन क्षेत्रों में गुंजाइश है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको क्लस्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लस्टर, होता क्या है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, कॉमन फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, जैसे किसी भी उद्योग को चलाने के लिए आपको पानी की सुविधा चाहिए। जिस प्लॉट पे अभी हमको क्लस्टर अलॉट किया गया, हमारी एसोसिएशन को अलॉट किया गया, उसमें ऑलरेडी एक नर्मदा की पानी की टंकी है जिसमें 60 MDL पानी की व्यवस्था की गई है, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 24 की नीड थी, उन्होंने 60 की प्लानिंग करी। इसी तरीके से कॉमन ETP, क्योंकि जो भी कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्रीज चलती है उसमें से वेस्ट वाटर निकलता है, जिसको गवर्नमेंट एक अपना ETP बना के, तो कॉमन फैसिलिटीज से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उद्योगपति की बच जाती है। उसमें क्या एक आदमी अलग अलग ETP बनाता है तो मिनिमम 5 लाख रुपया, मैक्सिमम 10 लाख रुपया। इस तरीके से 10-5 चीजें जो होती होंगी वो तो वैसे ही। सर, कॉमन क्लस्टर बनाने से 3 चीजें बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो हर उद्योगपति का 30 से 35% पैसा बच जाता है, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है, बोरिंग करता है, पानी की टंकी बनाता है, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, उसके अलावा ETP बनाते हैं जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज में खुद का पावर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को कॉमन फैसिलिटी कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन क्लस्टरों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जैसे कन्फेक्शनरी क्लस्टर है तो इसके अंदर बॉक्स बनाने वालों को भी हम चाहते हैं कि थोड़ी जगह दी जाए, थोड़ी पैकेजिंग मटेरियल वालों को दी जाए। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट 5 से 7% कंट्रोल हो जाती है। उसके पीछे लॉजिक है। आज एक बॉक्स की फैक्ट्री थोड़ी देर के लिए मान लो इंदौर के सावेर रोड पे है, अब उस सावेर रोड से माल अगर उस क्लस्टर तक आएगा तो 2 से 5 रुपए किलो का मिनिमम फ्रेट लग जाएगा। अगर वो फ्रेट सेव होता है तो कॉमन क्लस्टर में कॉस्टिंग कंट्रोल होती है, कॉस्टिंग कंट्रोल होती है तो हम बहुत दूर तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत लंबे दूर तक मालों को बना करके ट्रांजिट कर सकते हैं। दीपक जी, इससे एक जो बात उभर के आई कि कॉमन फैसिलिटीज अगर मिलती हैं तो उद्योगपति निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा उत्साह से आगे बढ़ते हैं। और कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि CM, चूँकि आपको लगता है कि CM ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे निर्णय इस तरह के लिए इंडस्ट्रीज को लेकर के, तो आपको और क्या लगता है कौन सी चीज़ें चाहते हैं उद्योगपति जिन्हें उनको ध्यान देना होगा, और ध्यान देने से उद्योगपति उत्साहित होंगे, इन्वेस्टमेंट का काम या इंडस्ट्री का काम तेज़ी से बढ़ेगा? सर, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब तक हम किसानों को अपने उद्योग का पार्ट नहीं मानेंगे, उद्योग का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक देश और प्रदेश ग्रोथ नहीं कर सकता। आज आपने जो कहा, मेरे मुंह से आप ये सुनना चाहते हो कि कन्फेक्शनरी के अलावा और कौन सी ऐसी गुंजाइश है जहाँ क्लस्टर होना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों के ज़माने से ये फैसिलिटी चली। आप जैसे इंदौर में शराफा मार्केट, बर्तन बाजार और छावनी मार्केट जो अनाज मंडी के नाम से फेमस है, तो ये क्लस्टर के सिस्टम है कि एक ही जगह पे सारी चीज को मिलना। तो जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, मैं दाल उद्योग के लिए कहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन होगा कि कन्फेक्शनरी क्लस्टर 1 जिसपे आपने जो मेहरबानी करी और 17 दिन में इसको मुकम्मल किया है, 17 दिन में इसको काम को लेके स्टार्ट से एंड किया, उसी तरीके से दाल उद्योग पे, क्योंकि दाल एक फार्मर जो है उसका बीन्स बनाता है और उसकी फिनिशिंग स्टेज को दाल कंपनियां करती हैं, तो एक दाल क्लस्टर अगर होता है, क्योंकि इंदौर में भी दाल क्लस्टर पूरा उद्योग
उद्योग नगर और पालदा क्षेत्र में, जिससे क्या है वहाँ काफ़ी रहवास बस गया है, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल ये और वो तकलीफ होती है, अगर उनको हमारे जैसे सस्ती लैंड मुहैया कराई जाए तो ये क्लस्टर भी हिट होगा। और इन क्लस्टरों में क्योंकि किसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसान और उद्योग का एक मिश्रण होगा, और जब तक इन चीज़ों को अपन लोग नहीं कर पाएंगे तब तक किसान और उद्योगपति दोनों एक साथ खुश नहीं हो सकते, और कोई भी गवर्नमेंट खुश नहीं होगी। जबकि क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक का हर तबका एक मुकम्मल जगह ले और 2 पैसे मार्जिन करे, क्योंकि उनको एक बात मालूम है, डिस्पोजल इनकम, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि डिस्पोजल इनकम, क्यों मैं इंदौर शहर में ही फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, क्यों मैं ऐसे इंटर एरिया में नहीं लगाता जहाँ पे सिर्फ उसको ये डिस्पोजल इनकम हो जाए, क्योंकि घर में खाना घर में रहना, ये एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाए। तो उनका ये जो सपना है कि लोग सस्ता वर्कर मिलता है, तो ये बात है कि इसीलिए क्लस्टर कुछ ऐसी जगहों पे भी होना चाहिए जिसमें आसपास ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ हो, और उनको डिस्पोज इनकम का मीनिंग है कि फ्री में उसको घर मिल रहा है खुद का, और खाने को भी घर में मिलता है, तो उसके लिए वो एक डिस्पोज इनकम हो जाती है। राइट, वो उसका बचाव होता है और उतनी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से। एक और चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है और मैं आपके ज़रिए जानना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि दाल है या दूसरी चीज़ें जो कृषि से संबंधित हैं, और हमारे इलाके में ख़ास तौर पे एमपी में तो शायद कृषि को बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स है हमारे यहाँ पे, तो उसको रखते हुए, साथ में रखते हुए, उसे अपना एक पार्ट मानते हुए इंडस्ट्री को डिज़ाइन किया जाए, प्लान किया जाए। टैक्सेशन वगैरह पे भी एक बार हमारी लास्ट टाइम डिबेट हुई थी और उसमें ये बात आपने रखी थी उसके बारे में, जिससे कि बहुत हिडन कॉज होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए परेशानी के कारण बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे डिमोलाइज होते हैं और आगे बढ़ने में दिक्कत देते हैं। तो क्या आश्वासन आपको मिला है और आप क्या चाहते हैं? सर, मेरा ये निवेदन था, आदरणीय मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंचती है, व्यापारी कभी भी टैक्स देने से नहीं घबराता। क्या है, आप व्यापारियों को एक फूड कंपनी चलाने के लिए आपको 22 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आज 22 तरह की लाइसेंसिंग को, एक मेरा इसी लाइसेंसिंग पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री तक ये बात अगर पहुँचती है तो उनसे निवेदन है, एक आप वेलफेयर के नाम पे हम लोगों से चैरिटी करवाते हैं। वेलफेयर जो है उसका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। अब क्या होता है, एक स्टेज के बाद वेलफेयर का जो पूरे एमपी का ऑडिट है वो भोपाल मुख्यालय है उसका, तो एक व्यापारी आप वेलफेयर करवा रहे हो आप उससे, और उसके ऑडिट के लिए उसको भोपाल बुलवा रहे हो, तो आप ही बताइए ये क्या न्याय है व्यापारी के साथ? आप व्यापारी से एक मुश्त टैक्स लगा दो, आप बोलो व्यापारी को कि आपकी लैंड स्क्वायर फीट साइज पे ये टैक्स लगेगा, इतने लाइसेंसिंग से मैं आपको फ्री करता हूँ। क्यों एक सिंगल विंडो की बात करें, वो विंडो ही अपन बंद कर दें जिसमें लाइसेंस के हेडेक्स व्यापारी अधिकारी सब परेशान कि ये लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया जो मैं आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहूंगा। गुमास्ता का एक लाइसेंस जो नगर निगम से इशू होता था, आप देखें उसको अब रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक बार हो गया तो वन टाइम उसमें ये कैटेगरी डाली गई है कि आपने शूज के लिए, शूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लिया, आप थोड़ी देर के लिए आप मानो कि उसकी कैटेगरी चेंज करते हो तब आपको रिन्यूअल कराना, नहीं तो आपको उसके बाद नहीं कराना। उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जो सिंगल विंडो को छोड़ विंडो बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे उद्योगपति काफी मेंटल पीस होगा, क्योंकि काम करने का समय आदमी के पास कम है। अगर वो लाइसेंसिंग में इतना ज्यादा समय दे देगा तो अपना उद्योग कब चलाएगा? तो जिस तरीके से गुमास्ता में रिलैक्स मिला है उस तरीके से हर विभाग से 5 साल 8 साल और 4 साल 6 साल ऐसे रिन्यूअल के पॉइंट्स भी बन जाएं तो ये बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। जैसे अब बॉयलर इंस्पेक्टर्स हैं, अगर आप बॉयलर लगाते हो, आप हर 6 महीने में इंस्पेक्शन करते हैं, हर 6 महीने में उसका रिन्यूअल है, उसका एक क्लॉज डाल दिया जाए 2 साल 3 साल, तो इससे जितना उद्योगपति उस जगह से फ्री होगा उतना ज़्यादा वो अपनी इंडस्ट्रीज को चला पाएगा, उतना ज़्यादा वो अपने उद्योग को समझ दे पाएगा और अपने लिए काम कर पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही। अभी चर्चा में आपने एक और बात कही थी कि व्यापारी जो है जीएसटी के बाद में पुराने पेंडेंसी जो केसेस हैं उसके पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, उनसे दिक्कत है, तो वो आप मुख्यमंत्री जी से क्या उस बारे में मैसेज देना चाहते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, जिस तरीके से वो तेज़ी से कार्य कर रहे हैं और पैसा भी लग रहा है, बिना पैसे से तो कोई भी चीज़ नहीं होती। आज हम लोग कमाते हैं, हमारी एसोसिएशन के लोग जब रोजगार चलाते कमाते तो हमारा घर चलता है। अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगी तो सरकार कैसे चलेगी? तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस मुद्दे पे निवेदन है कि जब पुरानी चीज़ें सब खत्म ही हो गई हैं तो जितनी पेंडेंसी केसेस जितने भी किसी भी विभाग के जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे सेल्टेक्स से और दूसरे जो चालान बने हैं, दूसरी चीज़ें हुई है, तो वो जितनी पेंडेंसी पड़ी है उसमें जो
जो लोग अपील में जाकर के उसमें टाइम किलिंग हो रहा है, उस चीज़ को वन शॉट खत्म करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक मध्यस्थता का आदेश निकालना चाहिए, एक परसेंटेज फिक्स करके वो परसेंटेज तुरंत गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाए कि 1 अप्रैल से पहले उसको खत्म करना है। एक मध्यस्थता की स्कीम डाल दी जाए और पुराने केसेस की पेंडेंसी खत्म कर दी जाए, तो जो पुरानी स्टेशनरी, जो पुराने रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए भी एक आज की तारीख में बहुत टेंशन का काम है, उन सब से मुक्ति मिलेगी। और व्यापारी अगर वहां से फ्री होगा तो वो अपने बेहतर उद्योग तरीके पे से काम भी बहुत तेजी से ध्यान दे पाएगा और नई डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने इन चीज़ों के बारे में शायद नहीं सोचा। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, क्योंकि व्यापारी वो सुझाव देना चाहता है मुख्यमंत्री जी को जिसमें गवर्नमेंट और व्यापारी दोनों का तालमेल, दोनों का भला हो जाए और प्रदेश का भला हो जाए। बिल्कुल सही है। दीपक जी, आपकी ये बात के साथ हम इस टॉक शो को यहाँ पे विराम देते हैं और मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ इस बारे में कि जो इस पैनल ने हमारे बीच में बात की है उसमें सबसे बड़ी बात आई कि जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए किसी योजना को, सिर्फ वो आइडिया लेवल पे ना रहे, और वो हुआ और इन्होंने खुद अपनी नज़रों से देखा बल्कि खुद उसका हिस्सा बने। तो इस तरीके से जो एक इंदौर में क्लस्टर कन्फेक्शनरी के जो लिए हुआ है, और इनकी ये भी इच्छा है कि सिर्फ ना सिर्फ कन्फेक्शनरी बल्कि दूसरे दाल या दूसरे कृषि से जुड़े दूसरे भी उत्पाद जो हैं उनसे रिलेटेड अगर फूड प्रोसेसिंग या दूसरी चीज़ें कोई डेवलप होती हैं, दूसरे क्लस्टर डेवलप होते हैं, तो प्रदेश का जो जैसा कि मुख्यमंत्री और सरकार का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, सुविधाजनक तरीके से उन्हें दूसरी व्यवस्थाएं मिल सकें, ये सब पूरा होगा। मैं इंदौर जो कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष श्री चौधरी जी, सचिव श्री दीपक जी और सह सचिव श्री नंदू भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पैनल डिस्कशन में भाग लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।